हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी उल्टा पत्नी की पार्ट 1 की कहानी। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज भी देर ना करते हुए उसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो दूसरा पार्ट ये रहा, ध्यान से सुनिएगा। उल्टा पत्नी लव स्टोरी इन हिंदी। तोते ने कहा, ए मैना। रानी तो उधर फकीर के साथ ऐश करने लगी। अब तू मदन सेन का हाल सुन। जिस समय रानी ने मदन सेन को कुएं में धकेला था, दैवयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी हुई थी उसके हाथ में आ गई। मदन सेन उसको पकड़कर कुएं में लटक गया और ईश्वर को याद करता रहा और सोचने लगा कि मैंने रानी को जीवन दान दिया और रानी ने मेरे साथ यह विश्वासघात किया। क्या यही मेरे प्यार की सजा है? उसी दिन बंजारों का एक काफिला उस स्थान पर आकर ठहरा। एक बंजारा डोल और रस्सी लेकर कुएं पर पानी भरने आया। जब उसने डोल कुएं में डाला तो मदन ने उसका डोल पकड़ लिया। कुएं में कौन है? बंजारे ने चौंक कर पूछा। भाई, मैं आफत का मारा एक इंसान हूँ। ईश्वर के लिए मुझको बाहर निकालकर मेरी जान बचाओ। मदन ने बंजारे से प्रार्थना की। यह सुनकर बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने मदन को कुएं से निकाल लिया और पूछा, हे भाई, तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना हाल बताओ। भाई, मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ? जो मुसीबत मुझ पर पड़ी है उसे कहने से मेरा दिल फट जाएगा। मदन सेन ने कहा, मैं जूनागढ़ का राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दिया था तो मैं अपनी प्यारी पत्नी को लेकर एक जंगल में जा पहुँचा। मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काटा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब मैं विलाप कर रहा था तो महादेव और पार्वती ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के आधे वर्ष मेरी पत्नी को देकर उसे जीवित कर दिया। हम उस जंगल से आगे चल पड़े। कुछ दिन बाद इस जंगल में पहुंचे। यहाँ एक फकीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने चला आया। जब वापस गया तो मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे भी प्यास लगी है, पानी पिला लाओ। यह कहकर वो भी मेरे साथ उस कुएं पर आ गई। जब मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। संयोगवश एक जंजीर जो कुएं में लटक रही है वह मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में डूबने से बच गया। जब आप आए तो मैंने आवाज दी, जिसे सुनकर आपने मुझे वहां से निकाल लिया। मदन सेन ने दुखी मन से सारा वृतांत उस बंजारे से कह दिया। अपनी व्यथा सुनाकर मदन सेन चुप हो गया। बंजारा उसकी नेकी और रानी की करतूत सुनकर अफसोस करते हुए कहने लगा, प्रिया चरित्र जाने नहीं कुएं, खसम मारकर खुद सती हुए। यह कहकर बंजारे ने मदन सेन को सीने से लगा लिया और बोला, तुम किसी प्रकार की कोई चिंता न करो। भगवान बड़ा दयालु है, वह सब भला करेगा। यह कहकर उसने मदन सेन से पुनः कहा, अगर चाहो तो तुम हमारे लश्कर में हमारे साथ रह सकते हो। मदन सेन ने उसके साथ रहना स्वीकार कर लिया। संयोगवश बंजारों का वह लश्कर कुछ दिनों के बाद उसी शहर में आया जिसमें रानी चंद्रप्रभा और वह फकीर रह रहे थे। उस शहर को देखकर मदन सेन ने बंजारे से कहा, भाई, मेरी इच्छा कुछ दिन इस शहर में रहने की है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन मैं इस शहर में बिताऊं। आपकी जैसी मर्जी हो आप करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मदन सेन की बात सुनकर बंजारे ने कहा। मदन सेन बंजारे से विदा लेकर शहर में आया और वह किसी काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिन बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़े व्यापार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह व्यापारी के यहाँ रहने लगा और बड़ी लगन और पार से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने लगा। उस व्यापारी ने मदन को बड़ा मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनीम बना लिया। अब मदन सेन के दिन चैन से गुजरने लगे। एक दिन संयोगवश उस नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के तमाम बड़े व्यापारियों और सेठ साहूकारों को अपने यहाँ इस नृत्य का अवलोकन करने को आमंत्रित किया। जिस दिन चंद्रप्रभा का नृत्य था, शहर के सब व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुँचे। मदन सेन ने भी रानी के नृत्य और गायन की बड़ी तारीफ सुन रखी थी। उसने अपने मन में सोचा कि इस नर्तकी का नृत्य अवश्य देखना चाहिए। यही सोचकर मदन सेन भी राजा के यहाँ जा पहुँचा। रानी साज श्रृंगार करके नृत्य करने के लिए खड़ी हो गई। उस समय वह अप्सरा के समान सुंदर लग रही थी। मदन सेन अपने मालिक के पास बैठा था। रानी ने नृत्य शुरू किया और एक ठुमरी उसने उस महफिल में गाई। चंद्रप्रभा ने ऐसे ऐसे कई राग बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी सुरीली आवाज में गाए, जिन्हें सुनकर महफिल के सब लोग वाह वाह करने लगे। राजा से लेकर प्रजा तक सबने उसे ढेरों इनाम दिए। मदन सेन ने भी अपने हाथ की अंगूठी, जिसमें हीरा जड़ा हुआ था, उतार कर रानी चंद्रप्रभा
भेद दी। रानी चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में कहने लगी, बड़ा गजब हो गया, कमबख्त मेरा पति तो जिंदा है और यहाँ आ पहुँचा है। अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि ये मारा जाए। फिर उसने अपने दिल में उपाय सोचा, इससे बेहतर और कोई उपाय नहीं हो सकता कि एक तड़पती रागिनी गाऊं और राजा को रिझाऊं, और जब राजा खुश हो जाए तो राजा से उसे मरवाने की आज्ञा ले लूं। ये बात अपने मन में सोचकर रानी चंद्रप्रभा ने लचकती हुई रागिनी गाना शुरू कर दिया। रानी की इस बसंत की बहार को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह चंद्रप्रभा से बोला, हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं, बोल क्या मांगती है, जो कहेगी तुझे मिलेगा। आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। रानी ने राजा को वचनबद्ध करना चाहा। चंद्रप्रभा की बात सुनकर राजा ने चंद्रप्रभा को वचन दे दिया। तब चंद्रप्रभा ने राजा से कहा, आपकी इस सभा में मेरा एक चोर है, उसको आप इसी समय मरवा दीजिए। चोर को मेरे सामने लाओ, राजा ने तुरंत कहा। तब रानी ने मदन सेन का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले आई। इसे जल्लादों के हवाले कर दो, राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया। यह सुनकर जल्लाद मदन सेन का हाथ पकड़कर उसे मारने के लिए ले जाने लगे। इस समय मदन सेन का मालिक व्यापारी घबराकर मदन सेन के पास आया और पूछा, तूने इस नर्तकी का क्या चुराया है जिस वजह से ये तुझे मरवाना चाहती? मदन सेन ने अपने मालिक से कहा, मैंने इसका कुछ नहीं चुराया, बस तुम इस राजा को मेरी दो बातें सुन लेने के लिए राजी कर लो तो मेरी जान बच जाएगी। मदन सेन का मालिक यह सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास आया और उन सब से मशवरा किया। उसने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करे वरना हम सब इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। यह सलाह मशवरा करके सारे व्यापारी राजा के पास आए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष ही मारा जा रहा है। वो कहता है कि राजा ने मुझे मारने की आज्ञा दी है, सो मुझे भी उस राजा की आज्ञा से मरना स्वीकार है, लेकिन मेरी दो बातें सुन ली जाए। राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, मुनीम को लेकर आओ। व्यापारी मदन सेन को लेकर राजा की सेवा में उपस्थित हुए। राजा बोला, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वो मेरे सामने कहो। मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या की आज्ञा दी है? मदन सेन ने पहला प्रश्न किया, तू इस नर्तकी का चोर है, राजा ने कहा। यह सुनकर मदन सेन ने कहा, मैं इस वेश्या का चोर नहीं हूँ, मैं इस उल्टा स्त्री का पति हूँ। ये मुझे कुएं में धकेल कर एक फकीर के साथ चली आई है। महाराज, मैं इस झूठे को क्या जानूं कि ये कौन है? ये तो बस मेरा चोर है। चंद्रप्रभा ने बात को बिगड़ते देखकर कहा, राजा साहब, अगर ये मेरी पत्नी नहीं है तो जो कुछ चीज मैंने इसे रास्ते में दी थी, यह मेरी वो अमरौनत मुझे लौटा दे। मदन सेन ने रानी की ओर घृणित नजरों से देखा। मुझे स्वीकार है, रानी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। अच्छा, अपने हाथ में पानी ले, मेरा तेरा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर कह कि जो वस्तु इसने रास्ते में मुझे दी थी वो मैं आज इसे वापस करती हूँ, मदन सेन ने कहा। रानी ने अपने हाथ में पानी लेकर कहा, जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी वो मैं आज इसे वापस करती हूँ। यह कहकर रानी ने जैसे ही अपने हाथ का पानी छोड़ा वैसे ही रानी के प्राण पखेरु उड़ गए। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने घबराकर मदन सेन से कहा, यह क्या हुआ? इसका कारण सही सही मेरे समक्ष कहो। तब मदन सेन ने अपने बारे में राजा को बताना प्रारंभ किया और अपने के देश निकाला दिए जाने से लेकर अब तक का सारा हाल सबके सामने कह सुनाया। ये सारी बातें सुनकर राजा ने मदन सेन को अपने सीने से लगा लिया। उसने अपनी बेटी की शादी मदन सेन के साथ कर दी और उस फकीर को फांसी का हुक्म दिया। तोता बोला, ऐ मैना, जब से मैंने ये दास्तान सुनी है मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ और इसी कारण मैंने आज तक दूसरी शादी नहीं की। मैना बोली, ऐ तोते, तूने बात सच्ची कही है, लेकिन ये भी सच है कि पुरुष अधिक निष्ठुर होते हैं। स्त्री तो 100 में से 1-2 ही चरित्रहीन या निष्ठुर है। यदि तू मेरी इस बात को झूठी समझता है तो मैं तुझे एक और दास्तान सुनाती हूँ, ध्यान लगाकर सुन। अगला भाग, प्यार में धोखा। पिछला भाग, बंजारन की शादी लव स्टोरी, उल्टा पत्नी लव स्टोरी। इसे सब कुछ हिंदी ने प्रकाशित